दोस्तों, हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के पीछे इस वक्त एक ऐसा तूफान पल रहा है जिसकी आहट ने पूरे नेपाल की नींद उड़ा दी है। वही नेपाल जो कुछ समय पहले तक भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा था, वही नेपाल आज मदद की उम्मीद में दिल्ली की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि काठमांडू से लेकर गांवों तक डर का माहौल फैलने लगा है। नेपाल के किसानों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। बाजारों में बेचैनी है, सरकार के भीतर घबराहट है और जनता के मन में एक ही सवाल घूम रहा है कि अगर अगले कुछ हफ्तों में हालात नहीं सुधरे तो क्या नेपाल की थालियों से खाना गायब होने लगेगा। क्या नेपाल एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जहां खेत तो होंगे लेकिन उनमें फसल नहीं होगी, क्योंकि इस बार खतरा किसी युद्ध का नहीं बल्कि भूख का है। सोचिए, कुछ समय पहले तक सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ बयान देने वाले नेता और समर्थक आज उसी भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। वजह साफ है, राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन जब संकट पेट तक पहुंच जाता है तब सबसे पहले वही पड़ोसी याद आता है जो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहता है। और नेपाल को अब यह एहसास होने लगा है कि बड़े बड़े भाषण और विदेशी वादे संकट के समय ज्यादा काम नहीं आते। असली ताकत उस रिश्ते की होती है जो मुश्किल वक्त में मदद बनकर सामने खड़ा हो जाए। दरअसल नेपाल इस समय ऐसी आग में फंस चुका है जिसकी लपटें बाहर से दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा सिस्टम जलने लगा है। पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिला दिया है। समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ चुका है, जहाजों की आवाजाही धीमी पड़ गई है। बीमा कंपनियों ने अपने रेट कई गुना बढ़ा दिए हैं। दुनिया के कई देशों में जरूरी सामान की सप्लाई प्रभावित हो रही है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर उन देशों पर पड़ा है जो अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। नेपाल उन्हीं देशों में शामिल है। नेपाल की खेती का बड़ा हिस्सा बाहर से आने वाली खाद पर टिका हुआ है। खेतों में फसल तभी लहलहाती है जब समय पर यूरिया और डीएपी पहुंच जाए, लेकिन इस बार हालात बेहद खराब हैं। खाद से भरे जहाज रास्तों में फंसे पड़े हैं। कई अंतरराष्ट्रीय सौदे टूटने की कगार पर पहुंच चुके हैं। नेपाल के गोदाम तेजी से खाली हो रहे हैं। किसानों के पास खेत तैयार हैं, बारिश आने वाली है, धान की रोपाई का समय सिर पर है, लेकिन सबसे जरूरी चीज यानी खाद गायब होती जा रही है। यही वजह है कि अब डर धीरे धीरे दहशत में बदल रहा है। सूत्रों के मुताबिक नेपाल सरकार के भीतर लगातार इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही हैं। अधिकारियों को समझ में आ गया है कि अगर जल्द कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया तो देश एक बड़े खाद्य संकट में फंस सकता है। और फिर लिया गया ऐसा फैसला जिसने नेपाल की राजनीति की दिशा ही बदल दी। नेपाल ने सीधे भारत से मदद मांगने का फैसला कर लिया। बताया जा रहा है कि नेपाल ने भारत की सरकारी कंपनी आरसीएफ से संपर्क कर तुरंत बड़ी मात्रा में खाद की मांग रखी है। नेपाल ने करीब 80,000 टन खाद मांगी है, जिसमें यूरिया और डीएपी दोनों शामिल हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तनाव तो अब शुरू हुआ है। भारत की तरफ से सप्लाई के लिए लगभग 120 दिनों का समय बताया गया है। सुनने में यह सामान्य लग सकता है, लेकिन नेपाल के लिए यही समय सबसे बड़ा डर बन गया है, क्योंकि जून में धान की रोपाई शुरू होनी है। अगर उस समय तक खाद नहीं पहुंची तो नेपाल की सबसे बड़ी फसल बर्बाद हो सकती है। और अगर धान की फसल खराब हो गई तो सिर्फ खेत नहीं उजड़ेंगे, बल्कि पूरे देश की रसोई पर संकट मंडराने लगेगा। नेपाल में चावल सिर्फ एक भोजन नहीं है, बल्कि वहां की जिंदगी का हिस्सा है। करोड़ों लोग अपनी रोज की थाली में चावल पर निर्भर हैं। देश की आधी से ज्यादा आबादी की कैलोरी इसी से पूरी होती है। अब जरा सोचिए, अगर धान की पैदावार अचानक गिर गई तो बाजारों में क्या हाल होगा। महंगाई आसमान छू सकती है, गरीब परिवारों की हालत खराब हो सकती है, गांवों में गुस्सा बढ़ सकता है, शहरों में अफरा तफरी मच सकती है। और यही डर इस समय नेपाल सरकार को अंदर तक हिला रहा है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि नेपाल के पास अब दूसरा विकल्प लगभग खत्म हो चुका है। अगर वह नए ग्लोबल टेंडर निकालता है तो पूरी प्रक्रिया में महीनों लग जाएंगे। तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए अब नेपाल की नजरें सिर्फ भारत पर टिक गई हैं। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं आता है। यही नेपाल पिछले कुछ समय से चीन के करीब जाता दिखाई दे रहा था। भारत के खिलाफ बयानबाजी हो रही थी। चीन के साथ नई दोस्ती के सपने दिखाए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही असली संकट सामने आया, वैसे ही सारी बड़ी बड़ी बातें हवा हो गईं। क्योंकि चीन बड़े वादे कर सकता है, लंबी लंबी परियोजनाओं की बातें कर सकता है, लेकिन संकट की घड़ी में सबसे पहले दरवाजा भारत का ही खटखटाया जाता है। इतिहास भी यही बताता है। चाहे नेपाल में आया विनाशकारी भूकंप हो, महामारी का दौर हो या आर्थिक संकट, भारत हमेशा सबसे पहले मदद लेकर पहुंचा है। यही वजह है कि दोनों देशों का रिश्ता सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि दिलों से जुड़ा हुआ है। अब पूरा सवाल भारत के फैसले पर टिक गया है। क्या भारत तुरंत नेपाल की मदद करेगा? क्या भारत पड़ोसी धर्म निभाएगा? या फिर इस बार नेपाल को कोई बड़ा संदेश दिया जाएगा?
क्योंकि यह सिर्फ खाद की सप्लाई का मामला नहीं है। ये दक्षिण एशिया की राजनीति का ऐसा मोड़ बन सकता है जो आने वाले समय में भारत, नेपाल और चीन तीनों के रिश्तों की दिशा तय करेगा। और शायद पहली बार नेपाल को यह एहसास हो रहा है कि हिमालय जितना भी ऊंचा क्यों ना हो, लेकिन संकट के समय सबसे मजबूत सहारा वही पड़ोसी बनता है जो हर हाल में साथ खड़ा रहे। इस पूरे संकट में सबसे खतरनाक बात सिर्फ खाद की कमी नहीं है, बल्कि वह डर है जो अब नेपाल की राजनीति और जनता दोनों के अंदर घर करने लगा है। क्योंकि नेपाल को अब समझ में आने लगा है कि अगर भारत ने सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए भी अपनी मदद धीमी कर दी तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। अब तक नेपाल के कुछ नेता चीन के सपने दिखाकर जनता को भरोसा दिलाते रहे कि भारत के बिना भी नेपाल आगे बढ़ सकता है, लेकिन इस संकट ने सारी सच्चाई सामने ला दी है। सड़कें चीन बना सकता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चीन ला सकता है, लेकिन जब खेत सूखने लगते हैं और जनता की थाली खाली होने लगती है, तब सबसे पहले नजर भारत की तरफ ही जाती है। यही वजह है कि आने वाले महीनों में नेपाल के अंदर भारत विरोधी राजनीति कमजोर पड़ सकती है, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। क्योंकि भारत इस मौके को सिर्फ मदद तक सीमित नहीं रखेगा। भारत बहुत शांति से नेपाल को यह एहसास करवाएगा कि दक्षिण एशिया में स्थिरता की चाबी अभी भी नई दिल्ली के हाथ में है। अगर भारत समय पर खाद पहुंचा देता है और नेपाल की फसल बच जाती है, तो वहां की जनता के बीच भारत की छवि अचानक बहुत मजबूत हो जाएगी। तब नेपाल के नेताओं पर भी दबाव बढ़ेगा कि वे भारत से रिश्ते खराब करने की राजनीति बंद करें। एक और दिलचस्प बात आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। अभी नेपाल सिर्फ खाद मांग रहा है, लेकिन अगर वैश्विक संकट और बढ़ गया तो नेपाल को ईंधन, अनाज और दूसरी जरूरी चीजों के लिए भी भारत पर ज्यादा निर्भर होना पड़ सकता है। यानी यह सिर्फ अस्थायी मदद नहीं होगी, बल्कि नेपाल की पूरी आर्थिक दिशा बदलने वाला मोड़ बन सकता है। और सबसे बड़ा झटका चीन को लग सकता है, क्योंकि चीन ने पिछले कुछ सालों में नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अरबों रुपए खर्च किए हैं। लेकिन अगर संकट के समय चीन कोई बड़ी मदद नहीं कर पाया और भारत ने तेजी से राहत पहुंचा दी, तो नेपाल की जनता के मन में एक बड़ा सवाल उठेगा कि असली दोस्त कौन है? वो जो कैमरों के सामने बड़े बड़े वादे करता है, या वो जो मुश्किल वक्त में बिना शोर किए मदद पहुंचा देता है? मुझे लगता है आने वाले दिनों में नेपाल के अंदर एक नई बहस शुरू होगी। वहां लोग पूछेंगे कि क्या सिर्फ राजनीति के लिए भारत से दूरी बनाना सही था? क्योंकि इस संकट ने साफ कर दिया है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था और खेती अभी भी भारत से गहराई से जुड़ी हुई है। सीमा खुली हो, व्यापार हो, दवाइयां हो या खेती, नेपाल पूरी तरह भारत से अलग होकर नहीं चल सकता। लेकिन कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। अगर भारत ने इस बार बहुत तेजी से मदद कर दी तो नेपाल में कुछ कट्टर राजनीतिक समूह इसे भारतीय प्रभाव बताकर नया विवाद खड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी मदद मिलने के बाद भी राजनीति खत्म नहीं होगी, बल्कि भारत समर्थक और भारत विरोधी गुटों के बीच संघर्ष और तेज हो सकता है। यही वजह है कि नेपाल का यह संकट सिर्फ खाद का संकट नहीं है, ये वहां की आने वाली राजनीति की दिशा तय करने वाला तूफान बन सकता है। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले पर पाकिस्तान और चीन भी बहुत ध्यान से नजर रखे हुए होंगे, क्योंकि अगर नेपाल जैसा देश संकट के समय फिर से भारत की तरफ झुकता दिखाई देता है तो दक्षिण एशिया में भारत की पकड़ और मजबूत मानी जाएगी। तब दुनिया को यह संदेश जाएगा कि चाहे कितनी भी बड़ी भू राजनीतिक चालें चल ली जाएं, लेकिन इस इलाके में असली भरोसा अभी भी भारत पर ही टिकता है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नेपाल को खाद मिलेगी या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या इस संकट के बाद नेपाल हमेशा के लिए अपनी राजनीति बदल देगा? क्या नेपाल को अब यह एहसास हो जाएगा कि पड़ोसी बदलना आसान नहीं होता? क्या अब वहां की जनता उन नेताओं से सवाल पूछेगी जो सिर्फ भाषण देते रहे लेकिन संकट के समय कोई रास्ता नहीं दिखा पाए? क्योंकि कभी कभी एक बोरी खाद सिर्फ खेत नहीं बचाती, बल्कि देशों के रिश्तों की पूरी कहानी बदल देती है। और शायद हिमालय के पीछे इस वक्त वही नई कहानी लिखी जा रही है, जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक पूरे दक्षिण एशिया में सुनाई दे सकती है।